हमारे इर्द गिर्द देरीना दुश्मनी और इंतकामी कार्रवाइयों की पादाश में तेज़ाब के ज़रिए जलाए जाने वाले चेहरों बारे सच का सफ़र जारी है। मोहम्मद आबिद से हमारी मुलाकात भी जारी है। उनके अहले खाना से हम मिले, उनके वकील से हम मिले, उनकी मदद करने वाली रोशनी हेल्पलाइन के लोगों से मिले, मददगार हेल्पलाइन से हम मिले। लेकिन इसके बावजूद आबिद आज भी अपने बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल में तड़प रहा है। उसका बाप बेरोज़गार हो चुका है, छोटा भाई जो कि अब ना सिर्फ अपनी तालीम के सिलसिले को मुनक़ता किए बैठा है बल्कि भाई के साथ होने वाले जुल्म की दास्तान को भी आप दीदा होकर सुनाया करता है। ऐसे में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। मोहम्मद आबिद के चेहरे पर तेज़ाब फेंकने वाले अफराद दिन दिहाड़े वारदात करने के बाद फरार हो गए। इस घराने के लिए कानूनी कार्रवाई और बर वक्त इंसाफ तक पहुंचना मुश्किल हो गया। रोशनी हेल्पलाइन ने इसकी मदद कैसे की, पूछते हैं मोहम्मद अली से। और ये एक ऐसा केस है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो मैं समझता हूँ अपनी नौयत का एक वाहिद इस तरह का सीवियर एक्सप्लॉइटेड केस है। फिर हमने इस केस को बाकायदा टेकअप किया और हमने कोशिश की कि ये जो सामने जो ग्रुप है जिन्होंने आबिद के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, वो इतना मजबूत ग्रुप है कि वो इस पूरी फैमिली को उन्होंने अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ वजह ये थी कि वो एविडेंस के लिए कोर्ट में ना जाए, उनके ख़िलाफ़ गवाही ना दे, इसलिए इन पे इतना प्रेशर बिल हुआ, झूठे केसेस बनाए गए और इनको घर से दरबदर होना पड़ा। मोहम्मद आबिद को माजी में इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क भी भेजा गया ताकि इसकी बेनाई बहाल हो सके, लेकिन वतन वापसी पर मज़ीद ऐसी वारदातें इसका ताक़ुब करती रहीं जो खुद गर्जी और करप्शन के सिवा और कुछ न था। जब मैं बाहर गया था ग्रीस, तो डॉक्टर्स ने लेफ़्ट आई में मेरे एक चीज़ है क्रेटोप्रोक्टस, तो वो डाली थी। डॉक्टर ने कहा था आप 6 महीने में इंशाल्लाह आपकी विजन बहाल हो जाएगी, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं खुश हो गया, चलो अभी इंशाल्लाह कुछ महीने और रह गए, फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएगी आँख मेरी। लेकिन फिर वो जो डॉक्टर थी उसको पता था कि भाई इसका ये चीज़ है इसके अंदर। फिर उसने मुझे कहा कि आपकी आँख में कोई टांका है, वो आपको तंग कर रहा है, मैं उसको निकाल देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब अंदर मुझे लेके मुझे लटाया, मुझे पेन काफ़ी हुआ। उसको मैंने काफ़ी बोला मुझे बहुत पेन हुआ, डॉक्टर को बोला, लेकिन उसने कहा आप थोड़ा सा वेट करें तो मैं निकाल देती हूँ, फिर आप मतलब सही हो जाए। क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम अलीशा था। अच्छा जी। उसके बाद जब मैं घर आया तो अम्मी ने मेरी आँख देखी। अम्मी ने कहा ये तो आपके अंदर वो जो काली जो थी जो देखने की वो चीज़ तो है ही नहीं। तो फिर मैं काफ़ी अपसेट हुआ। डॉक्टर को मैंने फ़ोन भी किया, मैंने कहा आपने ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। दोबारा गया उसके पास, तो उससे मैंने बातचीत की, तो वो ना एक ना दूसरी कहती है कि आपके जेब से पैसे गए थे, जाओ जो कुछ करना कर लो आप। तेज़ाब से जलाए जाने के बाद एक ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी का सिलसिला भी शुरू हो गया और मोहम्मद आबिद के घराने पर सिलसिलावार बिजलियाँ गिरती रहीं। इन तमाम मामलात से लड़ता हुआ आबिद आज बहुत दूर निकल आया है, लेकिन इससे हिम्मत नहीं हारी और नाबीना होने के बावजूद आला तालीम हासिल करने के ख्वाब देखता है। तालीम मैंने अभी भी हासिल कर रहा हूँ। मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद FA किया और आगे मैंने साथ कंप्यूटर तालीम भी मैं हासिल कर रहा हूँ और आगे भी मैं कंटिन्यू तालीम की हुई। मैं अपनी जो ये डिसेबिलिटी है इसको मैं इसको मैं किसी चीज़ को मतलब तालीम में आड़ा नहीं आना चाहता कि मैं कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस तरह हर इंसान एक आम तौर पर जो ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं कहता हूँ मैं भी उनकी तरह ज़िंदगी गुजारूँ। ये नहीं कि मैं अपने घर पे अपने माशरे पे बोझ बनूँ और मैं उन पे मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ। मैं कहता हूँ मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। हमारे यहाँ चेहरों पर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, लेकिन उन मुजरिमों को पेचीदा कानूनी मामलात में फ़रार के रास्ते भी मिल जाते हैं। एक बार फिर से मददगार हेल्पलाइन चलते हैं और पूछते हैं सीनियर एडवोकेट ज़िया अहमद से कि ये सब क्यों है। आप क्या समझते हैं, यहाँ भी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए? बच्चों को इंसाफ नहीं मिला? उनके इंसाफ के हुसूल में भी वही हुआ जो बाकी चीज़ों में, बाकी केसों में होता है। तो यही सारे केसों में होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे ही केस शटर हो जाता है और उसका फ़ायदा अमूमन एक्यूज को मिलता है। इसलिए आपके मुल्क में 5% जो है वो सज़ाएं होती हैं, 95% लोग छूट जाते हैं। जहाँ जस्टिस की बात आती है तो उससे पहले मैं ये बात करूँगा कि मसले इस केस को रिपोर्ट किस तरह से किया गया। जिस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं देखी इसके अंदर। और उस क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत से अफसरान को लिखा
और हमने हाई लेवल गवर्नमेंट के अफसरान को भी लिखा, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई जो होनी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आबिद को जस्टिस नहीं मिला और वो बंदा जो है छोड़ दिया गया। एविडेंस कहा यह जाता है कि जी केस कमज़ोर था, तो केस कमज़ोर, केस बनाने वाला आबिद तो नहीं था, केस बनाती तो पुलिस है। बस मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे जो यहाँ के कुछ लोग जो हमारे आला हुक्मरान हैं वो कुछ करना ही नहीं चाहते। उनको हम जितना भी कुछ बोलें, कहाँ पे अपनी हर जगह एप्लीकेशन दी, हर जगह मतलब उनको बताया, लेकिन उन्होंने आज तक कोई अपना कोई काम भी हमारे लिए नहीं किया। लेकिन आबिद जहाँ आप पहुँच गए हो, क्या यहाँ कोई पहुँच जाए फिर भी हमारे यहाँ काम नहीं होगा, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? बस मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों ऐसा लोग सोचते हैं, क्यों ऐसा नहीं कर, जब इतना बड़ा जुल्म देखते हुए फिर भी उसको समझ के भी अनजान बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लम्हा फ़िक्रिया होता है जब मैं सोचता हूँ इस बारे में। क्या इसी तरह हर इंसान के साथ इसी तरह होता रहेगा और वो लोग इसी तरह मतलब लोगों के साथ करते रहेंगे, और क्या ये इंसानियत नहीं है? किसी पर तेज़ाब फेंक देना एक ऐसा जुर्म है जिसके मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा तो तजवीज़ कर दी गई है, लेकिन खदोखाल और नकूश से महरूम अफराद उम्र भर एक ऐसी अजियत का शिकार रहते हैं जिसका मदावा सरकारी और निजी सतह पर भी ज़रूरी है। ये बच्ची हम देख रहे हैं जो आपके पास ये हमारी अच्छा है, ये 22 साल की बच्ची थी, शिकारपुर में, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी हेल्थ विजिटर थी, क्लिनिक में काम करती थी, रिक्शा ड्राइवर इसको लेकर आता था और छोड़ता था। रिश्ता भेजा, इनकार हो गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप उसको ज़िंदगी तबाह कर दो। रमज़ान के दिन थे, वो इफ्तारी लेकर आया, शरबत की जग की जगह तेज़ाब का जग इसके ऊपर डाल दिया। कि ने भी यही एक इंटरव्यू में कहा था कि तुम किस तरह मुतमईन हो गई, तो उसने कहा उस पर भी तेज़ाब डाला जाए। मगर अभी भी मैं एक बात कहूँगा कि अगर किसी की जान गई तो जान के बदले जान, इस्लाम है ये तो, आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये हुकूमत का कानून का ही काम है ना कि वो उसके मुजरिम को पकड़े, उसे सज़ा दे, ताकि आइंदा ना हो ऐसा कुछ। आइंदा हर बंदा ये सोचते हुए भी 1000 बार सोचे कि अगर ऐसा करूँगा तो मेरे साथ उस बंदे जैसा होगा जैसे उस बंदे के साथ हुआ था। मोहम्मद आबिद की ज़िंदगी तेज़ाबी हमले ने अज़ियत भरी दास्तान बना डाली। अहले खाना दुश्मनी की नज़र हो गए। ऐसे में इस घराने को ना सिर्फ मदद की ज़रूरत है बल्कि इंसाफ की तलाश आज भी जारी है, और इन बेनूर आंखों में उम्मीद की किरण आज भी मौजूद है। काफ़ी मेरी भी अपनी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी आम इंसान की तरह ज़िंदगी अपनी बसर करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं आखिर में ये जो मेरी अभी कंडीशन है, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे शराब नज़र आता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जो अभी मेरी कंडीशन है। लेकिन मेरी यही अपील है, दरख्वास्त है आला हुक्मरान या मुखय्यर हज़रात या कोई ऐसा अदारा जो मुझे मेरी इस मेरे ट्रीटमेंट के हवाले से, मेरी आइज़ के हवाले से, मेरे चेहरे के हवाले से मेरी कोई हेल्प कर सके, ताकि मैं कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न हो जाए। सबको बताया, मैंने DIG IG को दरख्वास्तें दे के दफ्तरों के चक्कर लगा गए, चीफ मिनिस्टर को 20 दरख्वास्तें दी हैं, प्राइम मिनिस्टर को दी है, सदर पाकिस्तान को दी है, आर्मी चीफ को दी है। पाकिस्तान के अंदर जब तक पुलिस पैसा लेके काम कर रही है और जेली FIR और लोगों को, गरीबों को तंग कर रही है, उस वक़्त सीनियर इंस्पेक्टर ने 2 दिन मेरी गिरफ्तारी नहीं डाली, 24 घंटे थाने में रख पहुँच नहीं सकते। लेकिन पुलिस ने टाइमली जो एविडेंस कलेक्ट करना था वो नहीं किया। आज तक मफरूर पुलिस बिकी हुई थी वहाँ? ये नहीं हम कह सकते कि बिकी हुई थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट, उनका प्रायोरिटी ये इशू नहीं था मेरे ख्याल में। इतना बड़ा जुल्म जिसकी देख के भी वजह उनका से प्रायोरिटी आप देखें ना, जहाँ से तेज़ाब ख़रीदा गया वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जो तेज़ाब फेंकने में जिन्होंने मदद फराहम करी उनके दोस्तों ने, उनकी कोई आज तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उसके बाद जो है केस इतना वीक, इसकी चार्जशीट तैयार की गई कि वो जाके प्रूव नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में मुलजिम को अदालत ने रहा कर दिया। कहीं अगर कोर्ट ने या पुलिस ने नाइंसाफ़ी की है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आबिद को, वो उसको फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसकी पूरी फैमिली को, उसको लाइवलीहुड की ज़रूरत है। इज़ अ यंग बॉय, अब तो जवान मर्द हो गया वो माशाल्लाह, उसने कितनी लड़ाई लड़ी है। आई थिंक ही शुड बी गिवन अवार्ड्स, ही शुड बी अप्रिशिएटेड, ही शुड बी गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और उसको जॉब्स दें आप, उसको ऐसे रखें कि वो ही शुड फील समथिंग दैट ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी, ही इज़ नॉट बीइंग लेफ्ट ओवर।
कराची शहर के रहायशी कुलसूम बीबी और मोहम्मद आबिद के साथ सच का सफ़र यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। ये वो दोनों मजलूम अफराद हैं जिनके चेहरों को इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में तेज़ाब से जला दिया गया। आज ज़िंदगी बेनूर हो गई है, कारोबार ज़िंदगी ठप होकर रह गया है। ये तो एक मामला है, लेकिन इन अफराद का कहना ये है कि इनको इंसाफ भी नहीं मिला, जिसके लिए अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, अपील है। यहाँ ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम करने का मकसद, इन लोगों को आप तक पहुँचाने का मकसद किसी मिजरी को मार्केट करना हरगिज़ नहीं है, ना ही हमें अपनी जय-जयकार मकसूद है, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन मामलात की निशानदेही करना चाहते हैं जो मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनते हैं। हम मुआशरे और निज़ाम की दुरुस्तगी चाहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग तालीम की कमी और जहालत का रोना रोया करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि मुआशरे के अफराद की हमने तरबियत किन पैमानों पर की? उनमें बर्दाश्त, मोहब्बत, रवादारी और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा कहाँ तक हमारे तालीमी इदारों में, हमारे ख़ानदानी निज़ामों में उन तक पहुँचाया गया? और वो जॉब जो हमें बहुत पहले डिलीवर करनी चाहिए थी बतौर मुआशरा, हम आज तक नहीं कर सके। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों को इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी की ज़्यादती के पादाश में उसको कानून के पास ले जाएं, उसके साथ किसी न किसी मामले को अच्छी तरीके से सेटल करें? इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ और चेहरे को तेज़ाब से जला देना घिनौना जुर्म है और अजीम जुल्म भी। मखलूक खुदा पर रहम कीजिए ताकि हम पर भी रहम किया जा सके। कुछ कीजिएगा ज़रूर। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।